सीएम धामी ने गृह विभाग को दिए निर्देश, चार धाम समेत सभी धार्मिक स्थलों को लेकर दिए निर्देश, कहा स्थलों के आसपास करें सत्यापन। G20 की ऋषिकेश के नरेंद्र नगर में होगी बैठक, सीएम ने पीएम का व्यक्त किया आभार, उत्तराखंड के G20 की बैठकें कराने की जिम्मेदारी। देहरादून में आज हो सकता है वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल, रेलवे प्रशासन ने सभी तैयारियों की पूरी जानकारी ली और 25 मई को ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर किया जाएगा रवाना। 25 मई को खत्म होंगे इंतजार की घड़ियां, सुबह 11 बजे घोषित होगा 10वीं 12वीं का रिजल्ट जारी करने की सभी तैयारियां पूरी। तीर्थ यात्रियों को राहत, जल्द शुरू होगी हेमकुंड के लिए हेली सेवा, नहीं बढ़ेगा किराया। आज से बदलेगा मौसम, पहाड़ से मैदान तक बारिश का येलो अलर्ट, चारधाम यात्री बरतें सावधानी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, के न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबर उत्तराखंड का रुख करते हैं देहरादून की खबर के साथ, जहां पर सीएम धामी ने गृह विभाग को निर्देश दे दिए हैं और चारधाम समेत सभी धार्मिक स्थलों को लेकर निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि स्थलों के आसपास सत्यापन करें, बाहरी लोगों का सत्यापन करने के सीएम ने दिए निर्देश। सीएम धामी ने गृह विभाग को निर्देश दे दिए हैं, सत्यापन अभियान में लापरवाही बरतने पर कार्रवाई होगी, बाहरी लोगों का सत्यापन करने के सीएम ने निर्देश दिए। चार धाम समेत सभी धार्मिक स्थलों को लेकर निर्देश दे दिए गए हैं। तो फिलहाल ये आम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बाहरी लोगों को लेकर ये निर्देश सामने आए हैं। सीएम धामी ने गृह विभाग को निर्देश दे दिए हैं और ये अहम खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर सीएम धामी की ओर से ये निर्देश दिए गए हैं और बाहरी लोगों का सत्यापन करने के सीएम ने निर्देश दिए हैं। यह अहम खबर आपको हम बता रहे थे। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। देहरादून में G20 की ऋषिकेश के नरेंद्र नगर में बैठक होगी, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम का आभार व्यक्त किया है। तो फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आभार व्यक्त किया है और पीएम का आभार व्यक्त किया। उत्तराखंड को G20 की 3 बैठकें कराने की जिम्मेदारी मिली है। 3 बैठकें कराने की जिम्मेदारी G20 की रामनगर में कराई जा चुकी है पहली बैठक। ये आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर देहरादून से खबर G20 की ऋषिकेश के नरेंद्र नगर में अहम बैठक होगी और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम का आभार भी व्यक्त किया है। उत्तराखंड को G20 की 3 बैठकें कराने की जिम्मेदारी मिली। G20 की रामनगर में कराई जा चुकी है पहली बैठक। G20 की रामनगर में कराई जा चुकी है पहली बैठक। ये अहम जानकारी आपको हम बता दें। और देहरादून G20 के ऋषिकेश के नरेंद्र नगर में अहम बैठक होगी। तो फिलहाल ये बड़ी खबर, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम का आभार भी व्यक्त किया है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम का आभार व्यक्त किया और उत्तराखंड को G20 की 3 बैठकें कराने की बड़ी जिम्मेदारी मिली है। और मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन एस संघू ने G20 सम्मेलन की तैयारियों को दृष्टिगत जॉली ग्रांट एयरपोर्ट का निरीक्षण की व्यवस्थाएं देखी हैं। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने निर्देशित किया कि सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद रखी जाएं। उन्होंने आने वाले मेहमानों के आवागमन और सुरक्षा आदि समस्त व्यवस्थाओं के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। इस दौरान उन्होंने जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर की गई विभिन्न व्यवस्थाओं का अवलोकन के साथ ही जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से जनपद सीमा अंतर्गत कुरसला बैंड का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। इस अवसर पर जिलाधिकारी सोनिका, मुख्य विकास अधिकारी झरना कमठान, प्रभागीय वनाधिकारी नीतीश शमड़ी त्रिपाठी और निदेशक एयरपोर्ट प्रभाकर मिश्रा, सचिव MDDA मोहन सिंह बर्निया, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व रामजी शरण शर्मा आदि मौजूद रहे।
संवाददाता अलग अलग जगहों से जुड़ चुके हैं। राजकुमार अग्रवाल संवाददाता हैं डोईवाला से, तो वहीं आपको बता दें कि अंकित काला देहरादून से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अंकित का रुख कर लेते हैं। अंकित, G20 सम्मेलन की 3 बैठकें उत्तराखंड में होने वाली है, जिसको लेकर अब तैयारियों की बात कही गई है। फिलहाल क्या जानकारी है आपके पास ताजा? गरिमा, G20 समिट की मेजबानी करने का अवसर उत्तराखंड को मिला है। पहली बैठक रामनगर में हो चुकी है और अब टिहरी के नरेंद्र नगर में दूसरी बैठक होने जा रही है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य, जो कि ये दूसरी बैठक होगी टिहरी में, इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भ्रष्टाचार विरोधी जो तंत्र है उस पर मंथन किया जाएगा। जो विदेशी डेलीगेट्स है वो लगातार उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। अभी एक डेलीगेट का जो प्रतिनिधिमंडल है वो जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचा है। भव्य स्वागत उनका किया गया है। तमाम जो डेलीगेट्स है उनका आने का सिलसिला शुरू हो गया है। उत्तराखंड सरकार की ओर से पूरी तरीके से भव्य तरीके से जॉलीग्रांट एयरपोर्ट और इसके जो तमाम क्षेत्र हैं उनको सजाया गया है। इसके अलावा जो जानकारी मिल रही है, जो विदेशी डेलीगेट्स आएंगे वो गंगा आरती में भी प्रतिभाग करेंगे। इसके अलावा टिहरी का ही एक गांव है, वहां पर भी जाकर के ग्रामीणों से बातचीत करेंगे, उनके जीवन को देखेंगे। इसके अलावा भी उत्तराखंड की संस्कृति से तमाम जो विदेशी डेलीगेट्स हैं उनको रूबरू कराया जाएगा। तो कुल मिलाकर के गरिमा, जिस तरीके से G20 समिट की जो मेजबानी करने का अवसर उत्तराखंड को मिला है, इसको लेकर के उत्तराखंड सरकार काफी उत्साहित है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि इतने छोटे राज्य को भी अगर 3-3 बैठकें करने का अवसर मिला है तो ये काफी उत्तराखंड के लिए गर्व करने वाली बात है। और सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से अधिकारियों को ये सख्त निर्देश दिए गए हैं कि किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए और जो तमाम जो तैयारी है वो समय से पहले पूरे करने के निर्देश दिए गए। बिल्कुल, एक तरफ देखिए तैयारियों को निर्देश हो रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर विदेशी मेहमानों का आना भी शुरू हो चुका है। और डोईवाला से राजकुमार हमारे साथ में मौजूद है। राजकुमार, G20 के लिए विदेशी मेहमानों का आगमन शुरू हो चुका है। 2 देशों के लोग बताया जा रहा है पहुंच रहे हैं। ऐसे में एयरपोर्ट से लेकर सारी व्यवस्थाएं बिल्कुल दुरुस्त रहें, क्योंकि ये सिर्फ न देश की बात है बल्कि देश के अंदर उत्तराखंड सरकार की भी एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। ऐसे में किस तरह की खास तैयारियां हैं उनके आगमन को लेकर, और क्या बिल्कुल सारी व्यवस्थाएं ठीक रूप से चल रही हैं? राजकुमार, अनम्यूट करें, उसके बाद अपनी बात पूरी करें। राजकुमार, पहले अनम्यूट करें, उसके बाद अपनी बात को पूरा करें। जी बोलिए। देखिए, लगातार G20 सम्मेलन की तैयारी को लेकर एयरपोर्ट की बात करूं या फिर रानीपोखरी की बात करूं या फिर ऋषिकेश की बात करूं, लगातार 400 व्यवस्था की जा रही है। अब क्योंकि मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है, ऐसे में प्रशासन भी लगातार हम देख रहे हैं कि एयरपोर्ट पे मौजूद है। एयरपोर्ट से लेकर रानीपोखरी से पोखरी से ऋषिकेश तक छावनी में तब्दील कर दिया गया है पूरा मार्ग। लगातार हम देख रहे हैं पुलिस का बंदोबस्त किया गया है। एयरपोर्ट पे मौजूद है और उनकी तरफ से बिल्कुल सख्त हिदायत तो पुलिस कर्मियों को दी गई है कि सुरक्षा किसी भी तरह की कोई चूक ना हो। तो यानी कि इस G20 सम्मेलन को लेकर बहुत ज्यादा प्रशासन की टीम अलर्ट है लगातार, क्योंकि मेहमानों को आने का सिलसिला शुरू हो गया है। आज सुबह 7:30 बजे 2 विदेशी मेहमान एयरपोर्ट पे पहुंचे, जहां पर उनका कुमाऊनी जो नृत्य होता है, छोली नृत्य, उस सब का स्वागत किया गया। और क्योंकि एयरपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो कुमाऊं की संस्कृति हो या गढ़वाल की संस्कृति हो, लगातार विदेशी मेहमानों को रूबरू कराने के लिए इस संस्कृति से कलाकारी दीवार पर उकेरी गई है। एयरपोर्ट पे हमने देखा है कि कैसी साज सज्जा की गई है। लगातार कई दिन से प्रशासन की टीमें काम कर रही थी। लगातार अधिकारी हम देख रहे थे कि लगातार मॉनिटरिंग करते थे। कल मुख्य सचिव खुद पहुंचे थे जॉलीग्रांट एयरपोर्ट, उन्होंने तैयारी को जायजा लिया था। और अब क्योंकि आज से मेहमानों का आने का सिलसिला शुरू हो गया है, कल तक ये सिलसिला चलने वाला है। फिर 25, 26, 27 3 दिन ये बैठक होने वाली है। उसको लेकर एक रोड मैप तैयार किया गया है प्रशासन की तरफ से। मुख्यमंत्री लगातार इस बैठक में प्रतिभाग करते हैं, उसको लेकर भी व्यवस्थाएं बनाई गई है। तो कुल मिला के जब ये 3 दिन का आयोजन जिसको कहा जा रहा है शुरू होगा, तो बिल्कुल राजकुमार, कहा यह भी गया है कि पूरे उत्तराखंड में हम देख पा रहे हैं कि उसे बेहद खूबसूरती के साथ सजाया जा रहा है, ताकि जो विदेशी मेहमान, जो डेलीगेट्स उत्तराखंड पहुंचेंगे, वो एक अच्छा मैसेज लेकर अपने देश को वापस जाएं। देखो, देखिए, उत्तराखंड सरकार की कोशिश भी यही है कि जब विदेश के मेहमान हमारे उत्तराखंड में आए तो उनका भव्य स्वागत किया जाए। उत्तराखंड को देवभूमि का देवभूमि का एक मैसेज भी ये देने की कोशिश रहती है कि कम से कम जब बाहर के मेहमान हमारे इस उत्तराखंड में पहुंचे तो जो यहाँ की संस्कृति है, जो यहाँ का कल्चर है, उससे जरूर रूबरू हों। चाहे वो छोले नृत्य का आयोजन रहा हो या इसके अलावा हम देख रहे हैं कि सड़कों पर जगह जगह कलाकृतियां की गई हैं। 4 धाम की यात्राओं को दीवारों पर उकेरा गया है।
हरिद्वार ऋषिकेश के दर्शन आपको दीवारों पर मिलेंगे। यानी कि हर तरीके से प्रशासन ने यही कोशिश की है कि जब विदेशी मेहमान यहाँ पे आए तो उनको जौलीग्रांट एयरपोर्ट पे ही हमारे उत्तराखंड की संस्कृति के दर्शन हो जाए, ताकि उनके मन में भावना जागे कि क्यों ना उत्तराखंड को नजदीक से देखा जाए। तो लगातार कोशिश सरकार की थी, आज ये मूर्त रूप ले चुकी है, क्योंकि विदेशी मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। लगातार जो इस एयरपोर्ट पे इस समय एसएसपी मौजूद है, डीएम मौजूद है, तमाम बड़े अधिकारी मौजूद है जो वेलकम कर रहे हैं विदेशी मेहमानों का। कड़ी सुरक्षा के बीच इन मेहमानों को जौलीग्रांट एयरपोर्ट से ऋषिकेश पहुंचाया जा रहा है। उसके बाद ऋषिकेश से ये लोग नए जाएंगे जहाँ पे कार्यक्रम होगा। तो बिल्कुल बिल्कुल, यानी साफ तौर पर कार्यक्रम को लेकर विशेष तैयारियां की गई हैं। अंकित के पास एक बार फिर से चलते हैं। अंकित, इस पूरे कार्यक्रम से उत्तराखंड की जनता भी काफी उत्साहित है, क्योंकि उत्तराखंड में जब विदेशी मेहमान, विदेशी डेलीगेट्स पहुंचेंगे तो ऐसे में उत्तराखंड की जनता के ऊपर भी एक दायित्व बनता है कि शानदार स्वागत उनका उत्तराखंड में हो। लेकिन दूसरी ओर जनता ये भी जानना चाहती है कि आखिर इस G20 सम्मेलन से उत्तराखंड की जनता को क्या लाभ मिलेगा, क्या फायदा मिलने वाला है। इस सब को लेकर सरकार की ओर से क्या कुछ कहा गया है कि आखिर ये कार्यक्रम कितना लाभान्वित करेगा उत्तराखंड को? बिल्कुल, देखिए गरिमा, G20 समिट कराने का अवसर जो उत्तराखंड को मिला है, निश्चित ही राज्य के लिए एक सुनहरा अवसर है, एक अच्छी बात है। और सरकार का ये दावा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्तराखंड की एक नई पहचान जो है वो विदेशों में भी देखने को मिलेगी। और इसके साथ ही साथ सरकार लगातार उत्तराखंड के जो पर्यटन की गतिविधियां, जो हमारी सांस्कृतिक संस्कृति है, उसका लगातार प्रचार प्रसार कर रही है। जो विदेशी मेहमान आएंगे वो यहाँ पर और यहाँ से उत्तराखंड में किस तरीके की उत्तराखंड की जो खूबसूरती है इसको देखेंगे, तो कहीं ना कहीं यहाँ से एक सकारात्मक अनुभव लेकर के जाएंगे। और जो G20 के में जो विषय रखे गए हैं उसमें चाहे वो भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, चाहे वो अन्य मुद्दे हों, इसके अलावा भी कई सारे एजेंडे जो है वो इस बैठक में रहने वाले हैं। तो यहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप अगर चर्चा कर रहे हैं तो निश्चित ही पूरे देश और दुनिया का ध्यान आपके इन तमाम मुद्दों पर रहेगा। तो ऐसे में ये जरूर इसको कहा जा सकता है कि सरकार ने एक सकारात्मक पहल जरूर करी है। लेकिन सवाल ये है कि जो मंथन इसमें होने जा रहा है वो धरातल पर कब उतरता है और क्या उसके फायदे होते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल सरकार की ओर से इस G20 सम्मेलन को लेकर के पूरी तैयारी कर ली गई है। सरकार इसे उत्तराखंड के लिए काफी महत्वपूर्ण बता रही है अंतर्राष्ट्रीय पटल पर। बिल्कुल, यानी बेहद खास ये कार्यक्रम होने वाला है। सबको लेकर उत्तराखंड की एक तरफ जहां सरकार उत्साहित है और लगातार तैयारियां पूरी कर रही है, तो वहीं जनता में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। फिलहाल राजकुमार, आपका शुक्रिया। लेकिन अंकित, आप बने रहेगा, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। तो यह हम खबर आपको बता दें, जहां पर G20 सम्मेलन को लेकर उत्साहित उत्तराखंड सरकार और सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। वहीं 2 देशों के डेलीगेट्स उत्तराखंड भी पहुंच चुके हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए फिलहाल यहाँ पर रुक रहे हैं, कहीं मत जाएगा, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर देहरादून से, जहां केदारनाथ व आपको बता दें कि पहाड़ों में खराब मौसम का सितम देखने को मिल रहा है। सोनप्रयाग से यात्रियों को नहीं भेजा गया धाम। कुल 1374 श्रद्धालुओं ने धाम के लिए प्रस्थान किया है और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर केदारनाथ धाम के लिए लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और कुल 13,000 श्रद्धालु फिलहाल यहाँ तक पहुंचे। ज़्यादातर श्रद्धालु देर शाम तक केदारपुरी पहुंचे और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं केदारनाथ धाम की तस्वीरें, जहाँ पर केदारनाथ व पड़ावों में भी मौसम खराब हो गया है। जो रास्ते में जहाँ पर भी लोग रुकते हैं सभी जगहों पर मौसम खराब है। सोनप्रयाग से यात्रियों को धाम के लिए आगे नहीं भेजा गया है और सीमित संख्या में ही श्रद्धालुओं को आगे भेजा जा रहा है। फिलहाल ये तस्वीरें, मनमोहक तस्वीरें एक तरफ हैं, जो श्रद्धालु केदारनाथ पहुंच रहे हैं उनके लिए ये मौसम बेहद सुहाना है। एक ओर जहां बर्फबारी भी हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर बाबा केदार के दर्शन भी करने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन अब इन श्रद्धालुओं की संख्या को सीमित कर दिया गया है। सोनप्रयाग से यात्रियों को आगे धाम के लिए नहीं भेजा गया है। ये तस्वीरें केदारनाथ धाम की आपको हम दिखा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। उत्तराखंड में मंगलवार को मौसम बिगड़ने की आशंका है। मौसम विभाग ने 23 से 26 मई तक ओलावृष्टि, बिजली चमकने और 30 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह के मुताबिक 23 मई को राज्य के सभी जनपदों में कहीं कहीं गर्जना के साथ आकाश बिजली चमकने और 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि 24 और 25 मई को ओलावृष्टि, 70 किलोमीटर प्रति घंटे की
रफ्तार से झक्कड़ चलने की आशंका है। इसको लेकर सावधान रहने की सलाह दी गई है। 26 मई को भी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकदार हवाएं चल सकती हैं और सभी जिलों के डीएम और आपदा प्रबंधन अधिकारियों को अलर्ट भी कर दिया गया है। थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी जो है वो प्रदेश में देखने को मिलेगी 23 तारीख से, और ये जो एक्टिविटी है करीब करीब जो आप कह सकते हैं 26 तारीख तक वो रहने वाली है। अगर पीक की बात करें तो 24 और 25 को जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी की जो है वो अनेक जगहों तक में या ज़्यादातर जगहों तक में 24 और 25 में वो रहने वाली है, और 23 शाम रात से कहें या 26 तारीख को कहें तो ये जो है अनेक जगहों तक में उसके दौरान भी इन डेट्स में भी रहेंगी। इसके साथ साथ अगर वार्निंग की बात करें तो हमने जो है 24 और 25 के लिए जो है ऑरेंज अलर्ट रखा है, क्योंकि इस दौरान जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी रहेंगी वो मॉडरेट से सीवियर तक भी कहीं कहीं पर मिलेंगी, जिससे कि आप देख सकते हैं कि जो उस दौरान ओलावृष्टि है या जो स्क्वाल है जिसमें कि विंड स्पीड जो आपकी 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा रहेंगी और गस्टिंग वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक की भी जा सकती है। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अंकित काला लगातार बने हुए। अंकित, एक तरफ उत्तराखंड में मौसम जो है वो बदल चुका है। बाबा केदार की बात करें तो यहाँ पर भी अब श्रद्धालुओं को सीमित संख्या में ही आगे भेजा जा रहा है। वहीं दूसरी ओर पूरे उत्तराखंड में भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। फिलहाल क्या जानकारी है इस सब पर आपके पास? बिल्कुल, देखिए गरिमा, उत्तराखंड में लगातार मौसम बदलता जा रहा है और अभी मौसम विभाग की ओर से 23 से 26 मई तक का जो पूर्वानुमान है वो जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आज यानी कि मंगलवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा 24 और 25 मई को ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह की ओर से यह जानकारी दी गई है, जिसमें उन्होंने चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं से भी सावधानी बरतने की अपील की है। इसके अलावा उन्होंने तेज बारिश और पहाड़ी जनपदों में बर्फबारी और इसके अलावा जो तेज हवाएं चलने का भी और झक्कड़ चलने का भी अलर्ट जो है वो जारी किया है। इस सब को लेकर के सभी विभागों को अलर्ट का जो संदेश है वो मौसम विभाग की तरफ से दिया गया है। इसके अलावा जो चारधाम आने वाले श्रद्धालु हैं उनको भी सावधानी बरतने के दिशा निर्देश गरिमा मौसम विभाग की तरफ से दिए गए हैं और राज्य सरकार की भी ओर से लगातार जो श्रद्धालु हैं उनको सीमित संख्या में केदारनाथ धाम की यात्रा जो है वो कराई जा रही है। अब बता दें कि 25 मई तक सरकार की ओर से केदारनाथ धाम में रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है उसको बंद किया हुआ है। सरकार जिस तरीके से मौसम में परिवर्तन हो रहा है तो कहीं ना कहीं जो श्रद्धालु हैं वो भारी श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं और इन सभी को दर्शन कराना सरकार के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण हो रहा है। तो इन सब चीजों को देखते हुए, मौसम खराब को देखते हुए सरकार ने फिलहाल 25 मई तक केदारनाथ धाम में नए पंजीकरण पर रोक लगाई है, लेकिन जो पुराने पंजीकरण हुए हैं उनको धीरे धीरे करके केदारनाथ धाम में दर्शन की अनुमति दी जा रही है। लेकिन अभी की अगर हम बात करते हैं तो सोनप्रयाग से श्रद्धालुओं को वापस लौटाया जा रहा है। उनसे अपील की जा रही है कि जब मौसम साफ रहेगा उस समय आप अपनी यात्रा को करें। इसके अलावा भी उत्तराखंड आने वाले श्रद्धालुओं से अपील की जा रही है कि आप मौसम के अलर्ट को जरूर देख करके आए और जो भी यात्री जो श्रद्धालु हैं वो चारधाम की यात्रा में आ रहे हैं वो अपनी सभी तैयारी को पूरा करके आए। तो 23 से लेकर के 26 तक में उत्तराखंड के अधिकांश जनपदों में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है और 24 और 26 के बीच में ये स्थिति और भी ज्यादा तेज गति से हमें देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, यानी साफ तौर पर खराब मौसम के चलते लोग परेशान हैं और श्रद्धालुओं की संख्या को भी सीमित कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए आपका अंकित, लेकिन बने रहेगा, आगे भी आपसे हम अपडेट रहेंगे। तो सोनप्रयाग से यात्रियों को धाम के लिए नहीं भेजा जा रहा है। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर केदारनाथ व पड़ावों पर मौसम खराब हो गया है, जिसके चलते सीमित संख्या में ही श्रद्धालुओं को आगे जाने के लिए अनुमति दी जा रही है। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मजा आएगा, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और देहरादून से खबर, जहां पर आज हो सकता है वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल। रेलवे प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और दून से दिल्ली के बीच वंदे भारत ट्रेन का संचालन होना है। 25 मई को ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। यह अहम खबर आपको बता दें, जहां पर आज वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल हो सकता है। दून से दिल्ली के बीच होगा वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल। 25 मई को ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। तो 25 मई को होगी ट्रेन की रवानगी। देहरादून में आज हो सकता है वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल। ये आम खबर, जहां पर दिल्ली से
देहरादून के बीच ये चलेगी। और अंकित काला हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। अंकित, देहरादून से दिल्ली के बीच अब सफर बहुत आसान हो जाएगा अगर वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल हो गया तो। फिलहाल क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, देखिए सरकार की यही कोशिश है कि जो उत्तराखंड आने वाले जो लोग हैं उनको सरल और सुगम यात्रा मुहैया कराया जाए, साथ ही उनका समय भी बचाया जाए। तो इसको लेकर के वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने की सरकार की योजना है और आज इसका ट्रायल होना है। गरिमा, इसमें एक अपडेट ये है कि हरिद्वार से देहरादून के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस का ट्रायल हुआ है। इसमें डोईवाला स्टेशन को भी जोड़ा गया है और इसके बाद फिर देहरादून स्टेशन को भी जोड़ा गया है। तो ये ट्रायल जो है वो सफल रहा है। अभी संभवतः देहरादून से हरिद्वार के बीच भी एक और ट्रायल होगा, वो करीब दोपहर के समय में होगा। तो ये जो कवायद की जा रही है 25 तारीख को संभवतः ये देहरादून से दिल्ली के बीच वंदे भारत ट्रेन को चलाया जाएगा और ये पहली ट्रेन उत्तराखंड में होगी जो कि देहरादून से दिल्ली के बीच चलेगी। 25 मई को ट्रेन को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया जाएगा, इस तरीके की जानकारी मिल रही है। और लगातार वंदे भारत एक्सप्रेस को लेकर के उत्तराखंड के वासियों में काफी उत्साह है। करीबन 314 या 15 किलोमीटर की ये देहरादून से दिल्ली के बीच की दूरी है, जिसको कि वंदे भारत एक्सप्रेस के माध्यम से हम 4 से 5 घंटे में ही पूरा कर लेंगे। इस समय शताब्दी एक्सप्रेस से ये रेलवे के माध्यम से जनता जो है वो दिल्ली से देहरादून की यात्रा करती है, जिसमें कि 6 घंटे से अधिक का समय लगता है। तो कहीं ना कहीं यात्रियों को अत्याधुनिक सुविधाएं भी मिलेगी, इसके अलावा उनका समय भी बचेगा। तो इन सब चीजों को लेकर के आज एक कवायद की जा रही है और करीब करीब ये जो ट्रायल है वो सफल रहने वाला है, इस तरीके का अनुमान लगाया गया है। बिल्कुल, यानी साफ तौर पर ट्रायल आज हो सकता है और 25 मई को हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को भी रवाना किया जा सकता है। अंकित, एक सवाल और आपसे जानना चाहेंगे कि अगर ये संचालन शुरू हो जाता है तो कहीं ना कहीं इससे उन यात्रियों को काफी ज्यादा आसानी हो जाएगी जो दिल्ली से ट्रैवल करते हैं खास तौर पर। तो ऐसे में आवागमन अच्छा होगा ये उत्तराखंड की जनता के लिए और साथ ही उन सभी यात्रियों के लिए जो इन दोनों ही डेस्टिनेशंस के बीच ट्रैवल करते हैं। बेहद अच्छा फैसला होगा। बिल्कुल गरिमा, आपने सही कहा। देखिए देश की राजधानी दिल्ली है, आपको उत्तराखंड के अधिकांश जो निवासी हैं वहां पर निवासरत हैं। इसके अलावा भी रोजाना का आवागमन उत्तराखंड से और दिल्ली के बीच में होता रहता है और एक बड़ी संख्या है जो कि रोजाना यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग आते हैं और चारधाम यात्रा भी चल रही है। तो आप इन सब चीजों से समझ सकते हैं कि अगर समय बचेगा तो निश्चित ही ना सिर्फ रेलवे की कमाई बढ़ेगी, इसके अलावा लोगों को भी काफी मदद मिलेगी, सुविधाएं मिलेगी, इसके अलावा समय की भी बचत होगी। तो ये उत्तराखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस होने जा रही है गरिमा। और 25 तारीख को हमें लगता है कि जनता को एक बड़ी सौगात केंद्र सरकार की तरफ से दी जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है और रेलवे प्रशासन की ओर से कहा जा रहा है कि सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। 25 मई को ट्रेन को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया जाएगा और उसके बाद निरंतर जनता इस वंदे भारत एक्सप्रेस का लाभ ले सकती है। इस ट्रेन में आपको अत्याधुनिक सुविधाएं मिलेगी और इसके साथ ही कम से कम दरों में आपको दिल्ली से देहरादून की यात्रा करने का भी अवसर मिलेगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अंकित, अधिक जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो देखिए 25 मई को ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया जाएगा और अगर ये ट्रेन का संचालन शुरू हो जाता है तो इन सारे यात्रियों के लिए ये बेहद अहम फैसला होगा क्योंकि अब आवागमन आसान होने से उनके सामने समस्याएं कम हो जाएंगी। 25 मई को बताया जा रहा ट्रेन को हरी झंडी दिखाई जा सकती है। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट 25 मई को घोषित होगा। 10वीं और 12वीं का नतीजा 25 मई को सामने आ जाएंगे। 16 मार्च 2023 से 6 अप्रैल 2023 तक परीक्षाएं हुई थी। हाई स्कूल में 1,32,000 छात्र छात्राएं पंजीकृत थे और उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट 25 मई को घोषित हो जाएगा। इंटरमीडिएट में 1,27,000 से ज्यादा छात्र पंजीकृत थे। सुबह 11 बजे घोषित किया जाएगा रिजल्ट। परिषद के रामनगर स्थित कार्यालय में रिजल्ट घोषित हो जाएगा। तो यह आम खबर जहां पर उत्तराखंड बोर्ड के नतीजे 25 मई को सामने आ जाएंगे। बच्चों में नतीजों को लेकर काफी उत्साह। इंटरमीडिएट में छात्र एक तरफ जहां पंजीकृत थे तो वहीं सुबह 11 बजे बताया जा रहा है रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। तो यह अहम खबर जहां उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट 25 मई को घोषित हो जाएगा। अगली खबर लक्सर से है जहां स्कूटी ट्रैक्टर ट्रॉली से दबकर, आपको बता दें कि स्कूटी सवार शिक्षक की मौत हो गई और 2 बच्चे घायल हो गए हैं। जॉली ग्रांट हॉस्पिटल के लिए भेजा गया।
टांडा भागमाल गांव का रहने वाला था। मृतक शिक्षक प्राइवेट शिक्षक था कृष्णकांत शर्मा। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने किया मौके पर हंगामा। खनन माफियाओं पर कार्रवाई की मांग कर रहे ग्रामीण मौके पर पहुंची कई थानों की पुलिस। पथरी क्षेत्र के टांडा भागमल गांव का ये पूरा मामला है। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने मौके पर हंगामा भी शुरू कर दिया। तो यह अहम खबर आपको बता दें, खनन माफियाओं पर कार्रवाई की मांग कर रहे ग्रामीण। तो खनन माफियाओं पर कार्रवाई की मांग ग्रामीणों की ओर से की जा रही है और मौके पर कई थानों की फोर्स भी पहुंची हुई है। हमारे खेत की बराबर में एक ज़मीन ले रखी थी, उसमें जो खनन चल रहा था बहुत तगड़ा। हम रात में नाइट में अपने घर थे, सुबह ही आए तो 3-4 जेसीबी चल रही थी, खुदान चल रहा था और हमने वो सब ट्रैक्टर रोके। तो वो ट्रैक्टर रोके फिर गांव वाले इकट्ठे हुए, हमने सब कहने लगे भाई आज के बाद नहीं करने के, तो हमने उनको निकलने दिया। जैसे ही वो निकल के इधर रोड पे यहाँ आए, इधर से प्रधानाचार्य जी अपने कॉलेज में जा रहे थे, तो इन्होंने सीधा वो प्रधानाचार्य जी के ऊपर एकदम ट्रैक्टर चढ़ा दिया। ये मतलब ये हमारा जो खेत था यहाँ पे बगल में सर, एक खेत था उसमें जेसीबी चल रही थी। हमने मना किया भाई तुम बंजर ज़मीन क्यों खोद रहे हो। ये बोलने के भाई हमने तो पैसा दे रखा, ऊपर तक पैसा जा रहा, तुम कुछ नहीं उखाड़ सकते। हमारा वीडियो भी मेरे पास मौजूद है, मैंने वीडियो बनाई। तो सर ये मुझे मारने छेदने के लिए आए, सब तमंचे हथियार इनके पास थे, लेकिन मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मैं दूर भाग लिया सर वीडियो बना के। सर कनन थे, हमारा गाँव प्रधान है भोगपुर से, गाँव जो प्रधान है उसके भतीजे थे सर, और वहीं जाकर तहसील में जाकर धरना दे रहे हैं कि साहब हम खनन को रोक रहे हैं। वहीं यहाँ पे मौजूद थे, जिसकी वीडियो मेरे पास भी है। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।